5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को यूपी बीजेपी का सह प्रभारी बनाया है। वे धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव के दौरान सहयोग करेंगे। वहीं उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को मणिपुर में विधानसभा चुनाव का प्रभार दिया गया है, जबकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पंजाब में चुनाव प्रभारी होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को गोवा बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो चुनावी तैयारियों की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन अब चुनाव प्रभारियों की तैनाती करके एक तरह से जमीन पर अपनी फौज को मोर्चा साधने की तैयारी के तहत इन नामों का ऐलान कर दिया गया है। देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए। प्रहलाद जोशी के कंधों पर उत्तराखंड को फिर से जिताने की जिम्मेदारी डाली गई है, जबकि आपके सामने 2 तस्वीरें और भूपेंद्र यादव को मणिपुर में फिर से सरकार बनाने के लिए वहां पर तैनात किया गया है और गजेंद्र शेखावत को पंजाब की अहम जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और वहां पर बीजेपी के लिए सबसे कठिन डगर है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते और अकालियों का साथ छूटने के बाद बीजेपी के लिए पंजाब अब बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रभारियों की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के प्रभारी, अनुराग ठाकुर सह प्रभारी, सरोज पांडे सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की कमान इन 4 चेहरों के अलावा 4 अन्य चेहरों पर भी है और उत्तराखंड की कमान प्रहलाद जोशी के कंधों पर, पंजाब की जिम्मेदारी गजेंद्र शेखावत के कंधे पर, गोवा जिताने की फिर से जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर और मणिपुर में फिर से सरकार बनाने के लिए भूपेंद्र यादव को तैनात किया गया है। ये वो चेहरे हैं जो आने वाले समय में आपको इन तमाम राज्यों में, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर अपनी पार्टी के लिए जमीन पर ताल ठोकते नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। नीरज, इन तमाम नेताओं को प्रभारी बनाया गया, उनके साथ सह प्रभारी भी लगाए गए हैं। इनके कंधों पर जिम्मेदारी क्या देख के डाली गई? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और समेत जो 5 राज्य हैं उनके जो चुनाव होने हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है भाजपा के लिए, क्योंकि 4 ऐसे राज्य हैं, गोवा 3 ऐसे राज्य हैं, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि भाजपा किसी भी तरह से इन राज्यों में अपनी सरकार वापस लाए और पंजाब एक ऐसा राज्य जहां पर सरकार बनाने की कवायद हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश को आप ध्यान में देखें, विकास तो यूपी आप भी बहुत लंबे समय तक देखते रहे, घूमते रहे हैं। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य, 403 विधानसभा सीटें हैं और इसी को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जैसा वरिष्ठ जो नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उसको प्रभारी बनाया गया। उनको केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि उनको प्रभारी पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो काम देख रहे थे, इंटरनल भाजपा का कोऑर्डिनेशन देख रहे थे और इस बार उनको चुनाव प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है। इसके अलावा 7 सह प्रभारी बनाए। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, बड़ा राज्य है, 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं और उसी तरह से यूपी 7 सेक्टर्स में बांटे गए हैं यूपी को, अवध, ब्रज, गोरख, काशी और पश्चिम। तो इसके लिहाज से, संगठन के लिहाज से भी 7 नेताओं की नियुक्ति की गई है जो संगठन के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे दी है और भाजपा किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जो चुनावी तैयारी है उसमें ढील नहीं देना चाहती है। यही कारण है कि बहुत ही सुलझे, वरिष्ठ और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राज्य भी बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों को मिनी लोकसभा चुनाव के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही, लखनऊ से ही रास्ता दिल्ली का आता है और लखनऊ अगर आपने जीत लिया, उत्तर प्रदेश आपने जीत लिया, तो लोकसभा की राह भी आसान बन जाती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में वो अर्बन क्लस्टर का उद्घाटन करेंगे। गांधी प्रस्थान में होने वाले इस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, देखिए 14 सितंबर
से एक तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। 14 सितंबर को वो अलीगढ़ जाएंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वहां से औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे। यहां पर वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ दौरे के दौरान ही वे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 26 सितंबर को लखनऊ जाएंगे। वहीं इस बार पीएम मोदी अयोध्या में दिवाली भी मनाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो शंखनाद है वो एक तरह से सितंबर महीने में ही होने जा रहा है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मोड में अब तमाम राज्य आ चुके हैं और खासतौर पर बीजेपी की तैयारियां इस मामले में और ज्यादा आगे दिखाई दे रही। प्रभारियों की नियुक्ति से लेकर प्रधानमंत्री के दौरों के से जुड़े भी डिटेल अब सामने आ रहे हैं। हमारे साथ पंकज झा ग्राउंड जीरो लखनऊ से बने हुए हैं और रणवीर भी बने हुए हैं। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में 26 सितंबर को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर एक सेमिनार में हिस्सा लेने वाले हैं। पंकज, और क्या डिटेल है इस प्रोग्राम का? देखिए विकास, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना, 26 तारीख को अर्बन कॉन्क्लेव होगा लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वहां आएंगे प्रधानमंत्री। और अब अगर आप 14 सितंबर से जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां से लेकर जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता है, कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसके शिलान्यास और उद्घाटन के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी बार बार आते रहेंगे। और इस तरीके से जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बात को मजबूत करेंगे। आपको पता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसके अलावा गोरखपुर में एम्स का प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन करना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक करके उनका हर 10-12 दिन पर मोदी का यूपी दौरा लगता रहेगा और इसी बहाने बीजेपी के चुनावी माहौल को धार भी मिलती रहेगी। विकास जी, तो पंकज बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के चुनावी माहौल को धार देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो लखनऊ से ही हैं। रणवीर, इन दौरों के जरिए अयोध्या से लेकर और अलीगढ़ से शुरुआत से लेकर अयोध्या तक की बात करें तो दोनों स्थानों का विशेष महत्व है। दोनों जगह पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, क्या मैसेज है? देखिए, अलीगढ़ वाला जो कार्यक्रम है उसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक जाट नेता थे और जाट की राजनीति जो चल रही है किसान आंदोलन में, उसको एक साधने की कोशिश भी है। और इसके साथ ही जो किसान आंदोलन है उसमें प्रधानमंत्री का आना और एक संदेश देना, तो कहीं ना कहीं उस आंदोलन की वजह से जो बीजेपी को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होगी। और साथ ही जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जिनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, उसमें पीएम का चेहरा इतना बड़ा है कि बीजेपी अपनी जो चुनावी रणनीति है उसको धार दे सकेगी। तो पीएम का जो लगातार आने वाले समय में दौरा होगा, चाहे वो अयोध्या का हो, अलीगढ़ का हो या लखनऊ का हो और प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी, उससे कहीं ना कहीं जनता में एक संदेश जाएगा। बीजेपी जिस विकास की बात करती है उस विकास को लेकर के पीएम का केंद्र का जो योजना है और राज्य की जो योजनाएं योगी सरकार की हैं, उन दोनों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बताने की कोशिश होगी कि 5 सालों में यूपी ने योगी आदित्यनाथ के शासन में किस तरीके से विकास किया है। तो पीएम का चेहरा सबसे बड़ा है और मुख्यमंत्री का चेहरा, इन दोनों चेहरों को लेकर के जनता के बीच जाना, अपनी बात पहुंचाना और इन विकास के कार्यों को ये बताना कि हमने ये किया है और आने वाले समय में और क्या कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज है। तो वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भी एक तरह से 14 तारीख का दिन बहुत बड़ा दिन होगा और लखनऊ जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वहाँ से संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा और बीजेपी की जो चुनावी तैयारी है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए चुनावी तैयारियों के तमाम जो प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे थे उसमें सभी पार्टियां लगभग एक दूसरे को टक्कर दे रही थी, लेकिन बीजेपी इससे 4 कदम ज़्यादा आगे जाती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्रियों के कार्यक्रम से लेकर चुनाव प्रभारी तक की तैनाती, एक ही दिन में ये सारी चीज़ें सामने आई। नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, चुनाव प्रभारियों की तैनाती हो गई, उनके सहयोगी भी लगा दिए गए। जो संगठन के संघ की दृष्टि से 7 अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके भी प्रभारी घोषित कर दिए गए। जो चुनाव की तैयारी है वो इस तरह से है कि एक बार फिर से उसी जीत को दोहराना है जो 2017 में बीजेपी ने हासिल की थी। जी बिल्कुल, 2017 का आप चुनाव देखें तो 300 से ज़्यादा सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। संगठन जो भाजपा और उनके जो गठबंधन दल हैं, 325 सीटों के साथ एक बहुत ही लार्जेस्ट जीत और 40% से ज़्यादा वोट बैंक मिला था। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, इस जो वोट बैंक को उसको इंटैक्ट रखना है और 300 का जो लक्ष्य पिछली बार दिया गया था उस 300 के लक्ष्य को फिर से दोहराना है। भाजपा इसी उद्देश्य से, आपने देखा हो कि एक सह प्रभारी
जो लगाए गए हैं वो 7 सह प्रभारी लगाए गए, 7 ऐसे सह प्रभारी लगाए गए। अगर उस पर हम जातिगत समीकरणों पर देखे गए तो एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक भूमिहार, एक अति पिछड़ा, एक जो है जाट नेता कैप्टन अभिमन्यु, तो ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो जातिगत समीकरण है उनको भी सेट किया जा सके, प्लस जो सामाजिक समीकरण है उस पर वो नेता जाकर उनसे बात करें, अगर कहीं न कोई नाराजगी है तो उनको भी दूर करें। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो पिछला माहौल था 2017 का उसको फिर से वो करें। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की एक बहुत बड़ी लॉबी है, तो ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु का जो ध्यान हो सकता है, शायद उनको पश्चिम क्षेत्र में उनको बड़े काम में लगाया जा सकता है। इसी तरह ब्राह्मण चेहरा है सरोज पांडे, वो खुद चंदौली की रहने वाली है मूलतः, और इस समय राज्यसभा सांसद है। भले उनकी जो राजनीति है वो छत्तीसगढ़ से है, लेकिन चूंकि ब्राह्मण चेहरा है, मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, इसलिए सरोज पांडे को भी इसमें लगाया गया है। इसी तरह आप देखें अन्नपूर्णा देवी जो अति पिछड़ा उससे आती हैं, अन्नपूर्णा देवी को भी लगाया गया है। मतलब भूमिहार नेता हैं विवेक ठाकुर, उनको लगाया गया है। तो कहने में अनुराग ठाकुर क्षत्रिय नेता हैं और हिमाचल के बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, युवाओं में उनका बहुत अच्छा क्रेज है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, तो इसलिए उनका भी उपयोग किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है विकास, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अपने सह प्रभारी नियुक्त किए। ओबीसी का बड़ा चेहरा है धर्मेंद्र प्रधान, उनको प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की नज़र है सिर्फ अपने उस वोट बैंक को जो 2017 में उन्होंने दूसरे दल खासकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से छीना था, उसको किसी भी तरह से इंटैक्ट रखना है, और 2017 का जो ऐतिहासिक इनको मैंडेट मिला था उसको फिर से रिपीट करना है। और यही ध्यान में रखते हुए उन्हें संगठन के प्रभारी ठीक कर रहे हैं। बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है, बाकी दल भी अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन इसी में एक किरदार असदुद्दीन ओवैसी का है, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इतनी जबरदस्त ताल ठोकी है। आज दूसरा दिन है उनके 3 दिवसीय दौरे का, सुल्तानपुर में रैली करने वाले हैं। दिखाते हैं आपको असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को बड़े रोल में लाने की कवायद में जुटे हुए। ओवैसी का अयोध्या दौरा उनके आने से पहले उनके फैजाबाद नाम लेने के चलते विवादों में था। नाम के बहाने ही ओवैसी ने यूपी के सीएम पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? पेट में दर्द क्यों होता है? ओवैसी जानते हैं कि जिस मुस्लिम वोट के सहारे वो यूपी के चुनावी रण में खम ठोक रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ है। इसलिए रुदौली की इस सभा में बीजेपी से ज्यादा उनके टारगेट पर अखिलेश यादव रहे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे। यूपी में एक तरफ ब्राह्मण वोटों पर हर दल की नजर है, तो हैदराबाद से आए असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को अपना ट्रम्प कार्ड बनाना चाहते हैं। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बहुत मायने रखता है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री से यूपी विधानसभा चुनाव में सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। आज सुल्तानपुर में दौरे के बाद कल बाराबंकी में वो जनसभा करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि बिहार चुनाव में ओवैसी को जो कामयाबी मिली थी, क्या यूपी में भी वैसा ही कमाल दिखा पाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।